थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको सवाल ये है, आपको सरप्राइज कैसा लगा इमरान खान का? देखें, जब ये सरप्राइज आया था और उसके बाद शाम तक फॉलो करते रहे तो कई दफा अप एंड डाउन जो उसमें हुए। पहले तो ये था कि वी वर ऑल सरप्राइज्ड, जो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन और उसको समझते हैं, कि डिप्टी स्पीकर ने ये जो रूलिंग दे दी, जैसे मुझे समझ आती है कि एक दफा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ना, तो हुकूमत फिर इलेक्शंस नहीं कॉल कर सकती। ठीक है, लेकिन रूलिंग ये आई में हर आर्टिकल 5 के हवाले से कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज पैरामाउंट। और क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी हो रही है, तो पाकिस्तान की जो बका है और वो ही खतरे में पड़ गई है। और प्राइम मिनिस्टर का उनके जियालों ने यह भी कहा कि उनको तो पर्सनली वो असैसिनेट करने की भी मुहिम शुरू हो गई है। तो इन हालात में दिस इज द प्ली और दिस इज द पोजीशन डिप्टी स्पीकर जो है मिस्टर सूरी उन्होंने ली, कि क्योंकि पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी कंस्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, तो ये नो कॉन्फिडेंस वोट जो लेके आए हैं ये उस फॉरेन कंस्पिरेसी का हिस्सा है। सजेशन ये है, तो इसलिए वी थ्रो इट आउट। अब लगता था कि ये पता नहीं इन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कू कर दिया है, लेकिन शाम सोने से पहले मैंने नोट किया कि एक नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से। जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो तो परमानेंट होती है, कि इमरान खान इज नो लॉन्गर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज ओनली गोइंग टू ऑफिशिएट फॉर द फ्यू डेज, जिस दौरान जो है एक इंटरिम केयर टेकर गवर्नमेंट कह लें आप, चीफ एग्जीक्यूटिव, पता नहीं उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, निगरान वजीर आजम जब तक ना आ जाए। जी, जो भी वो कहना चाहते हैं वो बाद में एस्टेब्लिश होगा ना। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप कह लें, ठीक है। और 2 नाम लिए गए, जस्टिस साकिब निसार का और जस्टिस अजमत का। अब सुने जस्टिस गुल जो है, गुल अहमद या क्या नाम है, गुलजार, चीफ जस्टिस ऑफ गुलजार। अब सुने ये दोनों नाम के अलावा भी जस्टिस गुलजार डिसाइड कर सकते हैं, अगर, क्योंकि दोनों के नाम ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ को भेजे गए हैं। अगर ये दोनों मुत्तफिक नहीं होते इन दोनों में से एक नाम पे, तो फिर महल चीफ जस्टिस जो हैं वो इस पे कोई रूलिंग, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का फिर 2 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है। एग्जैक्टली ये इस किस्म की लीगैलिटीज जो है ना, जो कि उसे कहते हैं डिस्क्रेशन ऑफ द जजेस। उनके पास इतनी पावर तो होती है ना कि इन हालात में फिर फाइनली डिसीजन किसी ने तो लेनी है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे ज्यादा बड़ा मुकाम तो किसी का नहीं है। लेकिन अगले दिन जो है, इमरान खान वाज अगेन इन द बैटल। ही इज नॉट अ मैन हु वुड गिव अप इजीली, चाहे पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम अप एंड डाउन हो जाए, क्रैश कर जाए। ही थिंक्स दैट he must fight it out like a whatever you want to call it, like a tiger. अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामे किसी ना किसी शेप में शुरू से ही होते रहे हैं, पहले दिन से होते रहे। तो ये नई बात मेरे लिए तो नहीं है, ये उसकी एक नई फॉर्म है। देखे, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। ठीक है, 1954 में इलेक्शन हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में, देन ईस्ट पाकिस्तान। yes. और जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, जुत्तू फ्रंट, दे स्वेप्ट द पोल्स। सिर्फ 4 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। और मेरा ख्याल है, आई एम नॉट 100% श्योर, देन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, आई थिंक, सिकंदर मिर्जा और समवन। गवर्नर जनरल थे हाँ, या गवर्नर जनरल यार, हाँ, प्रेसिडेंट तो 56 में जाके बने। एग्जैक्टली। तो उन्होंने, या जो भी थे उस जमाने में गवर्नर जनरल, उन्होंने प्ली ली
हो सकता है गुलाम मोहम्मद हो, आई मीन वन ऑफ दिस कैरेक्टर्स, के ईस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये तो पाकिस्तान के अपना इंटरेस्ट के खिलाफ है। यूनिटी में यकीन ही नहीं रखती, ये इंडियन एजेंट हैं और कम्युनिस्ट हैं इस हुकूमत के अंदर, जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बिल्कुल इलेक्टेड नहीं थी, उसने डिसमिस कर दिया, ये आप देखें। और अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ तो उसने कहा एक और कंस्पिरेसी है। तो कंस्पिरेसीज का जिक्र, सच्ची बात तो ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो मुस्लिम सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो कंस्पिरेसी थियरीज पे तो है कि कांग्रेस की अगर हुकूमत हुई तो ये हिंदू राज होगा और हिंदू महासभा में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। चलो पाकिस्तान तो इन्होंने ले लिया, लेकिन एक लेगेसी बन जाती है ना, हाउ टू डू पॉलिटिक्स। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ये है कि व्हेन इन ट्रबल इनवोक इस्लाम, व्हेन इन ट्रबल say there is a conspiracy against Pakistan to prove that you are the greatest patriot. Yeah. अब ऑपोजिशन जो है वो सारी इन्होंने मीर जाफर, मीर सादक इस किस्म के दे दिए हैं। वो इनको कहते हैं कि एक्चुअली इनके इर्द गिर्द इतनी लूट मार हुई है। अभी मैं देख रहा था, आई वांटेड टू चेक आपके प्रोग्राम में आने से पहले, तो पाकिस्तान की जो डेट है वो 70% इंक्रीज हुई है। This is what I read in the Dawn. That's a huge increase in the foreign debt. तो जिस मैनिफेस्टो पे ये आए थे कि फॉरेन डेट्स खत्म हो जाएंगी, आईएफ का दरवाजा हम खड़खड़ाना छोड़ देंगे, कशकोल तोड़ देंगे, रियासत के मुताबिक जो रिटार्डेड हो रहे हैं बच्चे उनकी मदद करेंगे, वो सारा कुछ इट वेंट आउट ऑफ द विंडो। पता नहीं कहाँ वो गए। गुर्बत भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर गई, इकोनॉमी इज इन टैटर्स, बुरे हालत में है। और पॉलिटिकल जो थी थोड़ी सी एक अपीयरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, वो भी क्रैश कर गई है। तो अब क्या कि आपको मैं क्या कहूँ, ये इट इज बिल्ट इनटू द नेचर ऑफ दिस स्टेट सिस्टम। मैं इसे कहता हूँ ये औरंगजेब वाली डेमोक्रेसी है कि व्हेन आई एम इन पावर, भाई हो कोई हो उड़ा दो, और उनको है कि इसको गिराने के लिए जिसके साथ मर्जी आप अलायंस कर लेंगे। इस तरह ही होता रहा। वी आर नॉट ग्रोन आउट ऑफ द औरंगजेब टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये अवाम इस चीज को बाय भी तो कर रही है ना। ये जो पीटीआई का नैरेटिव जो है, जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, वो इस चीज को बहुत बाय कर रहे हैं कि ये सारे के सारे गद्दार हैं। तो ये इस किस्म की ट्रेनिंग ऐसी क्यों है? अब देखें ना, दूसरी भी तो इन्हें गद्दार कह रहे हैं, तो अवाम किसको गद्दार एक्चुअली मान रहे हैं ये हमें तो नहीं पता। ये तो जब पोल्स होंगे, इलेक्शन रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि किसकी बात ज्यादा मानी गई है। जो मेरे दोस्त हैं पीटीआई के, मेरे स्टूडेंट ही बड़े फोन, और सर देखो कमाल नहीं करता अपना इमरान खान ने, लखा लोग है सन, मैं उत्थे खुद सा, इस तरह मुझे वो कह रहे हैं। दूसरी पार्टी भी अपने पूरे लोग लेके आ रही है। तो ये जो है ना, इसे एक हाइप क्रिएट हुई है। इसके बाद इलेक्शन मुहिम अगर शुरू होगी, और अब तो लगता है कि जो लेटेस्ट है वो तो इट इज वेरी वरीसम, वो कहते हैं 90 दिनों में हम इलेक्शन ही नहीं करा सकते। yes. तो ये तो फिर पूरा साल जो है, जब तक के ये इसी रगड़े में पाकिस्तान का और सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि विदाउट अ प्रॉपर गवर्नमेंट नो सीरियस डिसीजन कैन बी टेकन। अभी तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है ना। तो ये बुरे दिन है पाकिस्तान के, आई एम सॉरी टू से। जैसे आईएमएफ ने भी अभी कह दिया कि तब तक फंड नहीं देंगे जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो फंड नहीं देंगे, इकोनॉमी चलेगी नहीं। जब रोज मुजाहरे होंगे और शोर मचेगा। अब सुने लाहौर के अंदर पीटीआई के लोगों ने जाके मुहासरा कर लिया है होटल का, कुछ एमपीएस का या एमएनएस का, जो बागी हो गए थे। अब इफ दिस इज गोइंग टू स्प्रेड तो क्या नहीं होगा अगले दिनों में यार। दिस इज सच अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आई थिंक इमरान खान शुड हैव लेट द नो कॉन्फिडेंस वोट टेक प्लेस। हार जाते, बट फिर इलेक्शन होना था ना, तो इलेक्शन तो फिर होना ही था। और उस इलेक्शन के अंदर
जो है वो अपनी दोबारा मनवाते लोगों से, बट वो जो मैंने कहा यहाँ पे वो पेशेंस है ही नहीं। Yeah. मैंने एक और प्रोग्राम में भी एग्जांपल दिया है कि बीजेपी की पहली हुकूमत जब आई थी 1996 में, तो वाजपेयी साहब उसका लीडर थे, लेकिन बीजेपी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, मोस्ट सीट्स थी, सो इट नीडेड कोएलिशन पार्टनर्स विच मिस्टर वाजपेयी कुड नॉट फाइंड। हाँ जी। तो 13 दिन के बाद उनकी अनाउंसमेंट है जो मैंने खुद सुनी थी टेलीविजन पे, डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड वी डोंट हैव द नंबर्स विद अस। मजा आया ना। यानी एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी जिसको कहा जाता है कि वो मेजोरिटेरियनिज्म और ये और वो, वाजपेयी के दौर में खैर फिर भी एक और बीजेपी थी, लेकिन उन्होंने एहतराम किया जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, और खुद ही कह दिया वी डोंट हैव द नंबर्स विद अस। तो आप इंडियन सिस्टम के साथ एक ही दिन ये दो मुल्क बने थे, एक सवाल तो उठता है ना, वहां क्यों कामयाबी हो गई ये लिबरल डेमोक्रेसी, हमारे क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, और आइडियोलॉजिकल स्टेट्स किसी बहुत बड़ी कंस्पिरेसी पे बेस्ड होती है, कोई भी हो। लेकिन सर वहाँ पे एक इंडियन पॉलिटिशियंस को अगर आप देखें तो उनके वहाँ पे एक सेंस ऑफ प्राइड है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। हमारे यहाँ पे हमारे जमहूरी लीडर्स हैं, वो तो जो आज इमरान खान ने काम किया है वो तो सर कोई भी जमहूरी लीडर नहीं करता। वहां पे दूर से उन्होंने एक दफा इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था, तो उसको उन्होंने इलेक्शन में हरा भी दिया। उसके बाद वो सिस्टम कभी किसी ने दोबारा नहीं किया जो इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी। तो ये वहां पे डेमोक्रेटिक असल में होता क्या है, थोड़ा सा इसको जरा थ्योराइज करें। जमहूरियत सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, जमहूरियत एक प्रोसीजर है और उसके चंद प्री कंडीशंस हैं। जब डेमोक्रेसी के जरिए एक असूल बन जाता है कि हुकूमत आएगी, तो उसके साथ होता है फ्री एंड फेयर मल्टी पार्टी इलेक्शंस। एक पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती है तो वो भी चॉइस तो नहीं है ना। एक ये, दूसरा ये होता है कि जब एक इलेक्शन हो जाए उसके बाद एक और हो जाए, तो वो एक उसकी अथॉरिटी बन जाती है कि जो है ना लेजिटिमेट गवर्नमेंट, वो वही है जो इलेक्शन जीत के आती है। तो उसका क्या मतलब है कि इलेक्शन जीतने के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को मानते हैं, उसके प्रोसीजर्स को मानते हैं। हाँ जी। तो वो उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। वो पाकिस्तान में तो हो नहीं सकी कभी भी। पहले दिन से जो है एग्जेक्टिव उसने लेजिस्लेचर को डोमिनेट ही किया है हमेशा से। कायदे आजम के दौर में भी ये एक्चुअली शुरू उनसे ही हुआ, लियाकत अली ने भी इलेक्शन नहीं करवाए, और हुकूमतें जो उनको पसंद नहीं थी उनको उन्होंने डिस्प्लेस भी करवा लिया। हाँ जी। तो ये स्टोरी इस तरह ही चलती है। फिर जियाउल हक का दौर तो आपने आप, मेरा मतलब है वो बहुत बदनाम दौर है, लेकिन वो इन सब दौरों का एक हिस्सा है। सो आई फाइंड अ कॉन्टिन्यूटी इन दिस। मुझे याद है कि जब भुट्टो साहब के खिलाफ ये मुतहदा इस्लामी मुहाज था, तो तब भी ये बहुत शोर और ये और वो, और भुट्टो साहब कह रहे थे कि मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी है। तो ये बातें इसे डीजा-वू कहते हैं, ये बार बार वैसी होती रहती है। सर भुट्टो साहब ने तो कुछ ऐसे काम किए भी थे जिसकी बेस पर लग सकता था। बेशक किए थे, मुझे याद है। मैं बल्कि समझता हूँ कि उस जमाने का जो लेफ्ट था ना पाकिस्तान का, उसने इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। भुट्टो साहब सोशल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाए थे, लेबर लॉज आई थी, वर्कर्स को शेयर मिला था प्रॉफिट के अंदर, और भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। लैंड रिफॉर्म जैसे भी हुई थी, एक अनाउंस तो हुई थी ना 150 एकर्स ये वो, लेकिन और भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है जिस तरह भी उनको समझ आई, उन्होंने चाइना के साथ मिलके एक बैलेंस भी बनाया था। तो वो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। वो जहां पे मारे गए वो उनकी अपनी फ्यूडल बैकग्राउंड और अथॉरिटेरियनिज्म अपनी पार्टी के अंदर किसी हद तक, हाँ, अपनी पार्टी के अंदर लोगों को पिटवा दिया,
और ऑपोजिशन जो थी यानी बलूचिस्तान और फ्रंटियर की हुकूमतें जो हैं उनको डिसलॉज करवा दिया, उनके लीडर्स पे केस चला, हैदराबाद कंस्पिरेसी केस, ये वो सारा कुछ होता रहा है। तो भुट्टो साहब का दौर भी इस तरह ही फिर खत्म हुआ ना कि एक और मिलिट्री जनरल ने हुकूमत छीन ली उनसे, और उसके बाद इस्लामी किस्म की डिक्टेटरशिप आई जो जिसका असर उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने जो जिया ने कानून बनाए थे, ड्रैकोनियन लॉज, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको बदले। बल्कि जो ब्लास्फेमी लॉ शुरू जिया ने की थी उसमें यह था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ कैपिटल पनिशमेंट मैक्सिमम पनिशमेंट होगी। बाद में नवाज शरीफ के दौर में आई थिंक 91 में और भी उस कानून को बदल दिया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ओवर, ओनली डेथ पेनल्टी टू ब्लास्फेमर्स। और उसके बाद जो ब्लास्फेमी लॉ का अब्यूज हुआ है वो आप भी जानते हैं। हर शरीफ आदमी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, गरीबों पे, भट्टा मजदूरों पे। मुझे याद है एक क्रिश्चियन कपल था जिनके 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको इन्होंने वो भट्टे के अंदर फेंक दिया। यार ये तो एक एग्जाम्पल है। गवर्नर पंजाब के उसने कहीं बेचारे ने कह दिया कि यार ये ब्लास्फेमी लॉ इज नॉट अ सेफ लॉ, उसको कत्ल कर दिया। माइनॉरिटी मिनिस्टर शहबाज भट्टी क्रिश्चियन थे, उनको कत्ल कर दिया। हाँ जी, और जिन्होंने किया वो इनके हीरो बन जाते हैं। यार यू मेक हीरोज आउट ऑफ किलर्स। ये आपने अपनी, इसे कहते हैं ब्रूटलाइजेशन ऑफ कल्चर। कल्चर की सॉफ्टनेस को आप ब्रूटलाइज करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो उसकी यही फॉर्म्स है ना। सर जब भुट्टो साहब के दौर में जब एक इस किस्म का पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ था तो फौज आ गई थी, लेकिन अब फौज ये बात कहती है कि हमारा कोई लेन देन नहीं है, हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने भी तो टैक्टिक समझ लिया ना कि अल्टीमेट तो हमारी विल ही प्रिवेल करेगी, लेकिन हम आगे जाके गालियां क्यों खाएं? क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस ने यही कहना है जी कि हेडक्वार्टर से हुक्म आया। तो अगर यही है, लेट देम फेस द पीपल एंड डू थिंग्स। अब वो कर तो नहीं। अब देखे ना, अगर आप, ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि हेडक्वार्टर GHQ जो है वो हरकत कंस्पायर कर रहा होता है अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस। व्हाई वुड दे डू इट? उनके इंटरेस्ट को आप तंग ना करें। उन जो वो शेयर मांगते हैं अपना डिफेंस के नाम पे, ये वो उसको ना करें। दे आर, आई एम श्योर, विलिंग टू लीव द रेस्ट टू यू। अब ये तो उन्होंने इन्हें था कहा। अब तो ये समझ भी आ गई है कि जनरल बाजवा हैज अ वेरी डिफरेंट पोजीशन ऑन द यूक्रेन वॉर देन इमरान खान। और जो मैंने बार बार कुछ प्रोग्राम में कहा है कि एक 7 घंटे की मीटिंग में जनरल बाजवा केम आउट और जो डिक्लेयर हुआ था वो ये था कि इंडिया के साथ ट्रेड और इस किस्म के मामलात में वी विल नॉट मेक रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर डिस्प्यूट अ प्री कंडीशन। लेकिन और एक कैबिनेट मिनिस्टर ने कह भी दिया था कि जी ये आइटम्स हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। इमरान खान एंड सम ऑफ हिज मिनिस्टर्स देन themselves disowned, और शायद उस मिनिस्टर को शायद हटा दिया था या उससे पोर्टफोलियो बदल दिया था। इतनी डिटेल्स अब याद नहीं रहती। तो इमरान खान हैज एक्चुअली, और बाद में अब इनके मुंह से सच तो निकल जाता है ना। ये कई दफा इमरान खान स्पीक्स अमेजिंग ट्रूथ्स, इनके मुंह से निकल गया कि मैं तो इंडिया को बहुत एडमायर करता हूं उनकी फॉरेन पॉलिसी पे, कि जो भी उनकी हुकूमत हो वो इंडियन पीपल के बेस्ट इंटरेस्ट में फैसले करती है। यही तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी आप ऐसे करें। सर एक बार इमरान खान ने ये भी कह दिया था ना कि ये वो वाला इंडिया नहीं है जो नेहरू का या गांधी का इंडिया है। वो शुरू में कहा था, वो शुरू में कहा था, और मैं जब लोगों को याद दिलाता था कि ये भी इनके मुंह से निकल गया है। ये जिन्ना साहब तो इसके बरक्स कहते थे कि कांग्रेस की हुकूमत और हिंदू महासभा की हुकूमत एक ही होगी, लिहाजा निकलो, इस मुल्क को तोड़ो, पाकिस्तान बनाओ। लेकिन इमरान खान वहां पे जाते रहे, सारी
कई इंडियन एक्ट्रेस इनकी एडमायरर थी, प्ले बॉय मशहूर है, हैंडसम आदमी तो है ही है ना, क्रिकेटर 6 फुट का, ये वो मतलब एज अ ह्यूमन स्पेसिमन। और फिर इनके कई दोस्त हैं क्रिकेटर। जब ये अपना अस्पताल बना रहे थे तो मुझे याद है कई लोग यहाँ पे आए भी थे लाहौर में। आई गेस रेखा भी आई थी। रेखा भी आई थी, अपना दिलीप कुमार आए थे। खन्ना, खन्ना भी आए, अपना क्या नाम था यार उसका जो फौत हो गए हैं, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना के। और दिलीप कुमार। नहीं वो भी आए थे जो लाहौर में पैदा हुए थे 46 में, कबीर बेदी, कबीर बेदी। ही ऑल्सो केम। एक और इंडियन एक्ट्रेस भी आई थी, ये 4 आए थे। उसके अलावा जब ये इंडिया गए हैं तो सुनील दत्त, देवानंद और दिलीप तो पाकिस्तान भी आए थे, सब ने इनकी मदद की है। अब इन्होंने कभी नाम नहीं लिया एज प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं कि लिया। मेरे पर उनके एहसान है। तो आई थिंक इमरान खान is a strange personality, very difficult to अंडरस्टैंड। decipher कि वो पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि उन्हें तो पता है ना, उन सब लोगों ने इनका साथ दिया है। सर इमरान खान के बारे में मशहूर भी तो ये है, वो बड़े एहसान फरामोश हैं। चाय तो नहीं पिलाते, ये मुझे पता है, अगर इनके घर कोई चला जाए, ये तो लाहौर के क्योंकि मैं रहने वाला हूँ और कुछ लोगों का ये एक्सपीरियंस हुआ है, तो अगर वो चाय नहीं पिला सकते तो बाकी पता नहीं क्या आप करते होंगे। बट ठीक है, कई लोग इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन वो पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, तो आई डोंट माइंड। अगर मेहमान नवाजी उनका ये नहीं है प्रैक्टिस, तो इट्स ऑल राइट। वो तो क्रिकेटर्स ने कह दिया है कि एक दफा ऑस्ट्रेलिया में हमें ये ले गए थे कहीं वो बर्गर खाने, तो जब बिल आया तो इन्होंने अपने पता नहीं $17 निकाल के रख दिए, तो हम हक्का बक्का रह गए, क्योंकि 100 का या 200 का बिल था डॉलर्स का, इमरान खान को देने के लिए कोई मुश्किल नहीं था। अब ये बात है, ये तो इमरान खान की बातें, इसे कहते हैं एनेक्डोटल एविडेंस, आ चुके हैं ना। बाकी लोग जो हैं उनके ऊपर लूट खसूट का इल्जाम है, जरदारी पे भी है, और बाकी जो बरादरान शरीफ बरादरान पे है। सच कितना है झूठ कितना है, हाउ वुड आई नो। सर ये आप इसको कैसे देखते हैं कि जो हमारे जमहूरी लीडर्स हैं, इनके अंदर एक डिक्टेटोरियल एक इनका माइंडसेट बहुत ज्यादा होता है। मैं कि आप देखें जिस तरीके से एक आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं इस टाइम पे, तो ये एक जमहूरी बंदा नहीं करता। ऐसा माइंडसेट क्यों हमारे पॉलिटिशियंस? हमारे यहाँ है ही नहीं जमहूरियत। देखे, जमहूरियत विदाउट सेकुलर वैल्यूज नहीं चल सकती। प्री कंडीशन जमहूरियत की है कि स्टेट सेकुलर हो। तो जो स्टेट ही आइडियोलॉजिकल होगी, जिस स्टेट के अंदर इस्लामिक लॉज अप्लाई करती हैं, उसके ऊपर देखे ना, मैंने बताया इलेक्शन के बाद बेनजीर की हुकूमत आई, नवाज शरीफ की आई, फिर बेनजीर की आई, फिर नवाज शरीफ की आई, फिर मुशर्रफ आ गए। और मुशर्रफ के दौर में अलबत्ता एक इंटरेस्टिंग चेंज हुआ था कि जो रेप लॉज थी, जो उससे पहले चल रही थी सारी, जो जिया के दौर में बन चुकी थी, ही चेंज दैट लॉ अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल शरिया प्रोसीजर। इफ आई understand it, a woman claiming that she has been raped herself cannot give evidence, she can only make a complaint. But in order to prove the rape, she needs 4 pious men who saw the act of penetration. और जो था ना ये रेप के बाद मेडिकल क्या कहते हैं एग्जामिनेशन, उसको भी नहीं थे ये मानते। सिर्फ 4 परवेज मुशर्रफ चेंज दैट, उन्होंने कहा कोई जरूरी नहीं, वी विदाउट 4 सो कॉल्ड पायस पीपल हम कर सकते हैं, और अगर डॉक्टर कहे कि या वाकई ये रेप हुआ है तो वो भी माना जाएगा। तो कम से कम मुशर्रफ ने जिया की एक लॉ को तो बदला ना, मगर ये पाके इलेक्टेड गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं बदला। तो उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज कल्चर तभी आता है जब आप हर इंसान का जो है ना बेसिक वैल्यू मानते हैं। अब आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर जहां कास्ट सिस्टम है, ये है, डू दे रियली एक्सेप्ट कि दलित का और बाकियों का एक ही वैल्यू है? आई डोंट थिंक सो। अभी तक वो कोई ऐसी बात नहीं है, वहां पे वो है।
लेकिन उनकी जो एलीट थी वो इतनी पढ़ी लिखी थी, इतनी स्कॉलरली थी कि जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना गए, डॉक्टर अंबेडकर वाज अलोन, रिमेंबर, ही कुड हैव बीन इग्नोर्ड, लेकिन वो सारी उम्र कांग्रेस को गालियां देते रहे, कांग्रेस ने उन्हें अपॉइंट करवाया और उनके हाथों फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी वो सबने माना। और वो गांधी जी के कत्ल के बाद जो ये राइट विंग था वो काफी कई सालों तक वो दब के भी रह गया, अब वो बाहर आए हैं। बाय नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस सुप्रेमेसी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, और वाजपेयी साहब ने जो बयान दिया था उसका जवाब ही नहीं है। तो आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज होने के बावजूद डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स को भी मान ले तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो दोनों चीजें नहीं है ना, अब प्रोसीजर का तो धज्जियां उड़ा दी है अब अपना इमरान खान ने, आपके सामने ही है। और डिक्टेटोरियल तो बिहेवियर होता ही है हमारा। बेनजीर के बाद उनका बेटा ही बनेगा, नवाज शरीफ के बाद उनकी बेटी, उनका भाई, उनके खानदान चीजें ये खानदान के अंदर ही चलता है यार। और देखे ना कांग्रेस को भी इस तरह ही हुआ, तो कांग्रेस का सत्यानाश नहीं हो गया, जीरो हो गई है। इसका मतलब है वहां पे ये खानदानी बात जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। हमारे यहाँ तो होते ही है। अब आप कह सकते हैं कि इमरान खान इज विदाउट दिस, ठीक है, लेकिन अभी तो शुरू ही है ना। सर ऐसा भी तो है ना कि अगर जमहूरियत को आप 10-15 साल पनपने दें तो ऐसा लोगों का भी माइंडसेट बन जाएगा कि हम अगर 2-3 इलेक्शन फेयर और फ्री हो, ऑपोजिशन को अपना रोल समझ आ जाए, गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ जाए, तो रोज पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ बहस करें, क्वेश्चन करें। लेकिन ये वहां पे एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। और इस किस्म के हमारा एटीट्यूड ही, वो मैं कहता हूं ना, हमारा मॉडल औरंगजेबियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है। सर आपने वाजपेयी साहब की बात की, वाजपेयी साहब ने एक बार उनकी 99 में हुकूमत एक वोट से भी चली गई थी, तो उन्होंने उसके बाद इलेक्शन के बाद जीत के आए थे। जो तो भी है, जोड़ तोड़ करते जो हमारे यहाँ पे जोड़ तोड़ हुआ है वो तो खैर वहां नहीं हुआ, वो वहां पे नहीं उन्होंने किया। आई थिंक इस तरह उन्होंने जमहूरियत की जो है अथॉरिटी को मजबूत कर दिया ना, जो अगला आता है वो डेयर ही नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट है ही कोई नहीं, मैंने बताया हर दफा ऐसे हुआ है। ईस्ट पाकिस्तान का तो क्लासिकल एग्जांपल है। 70 में भी यही हुआ था, वो इलेक्शन जीत गए थे, इन्होंने कहा मुल्क तोड़ दो, लेकिन उनको हुकूमत नहीं देनी। 77 में भी यही हुआ था, 77 में धांधली का इल्जाम लगा के। So that's the story of Pakistan. सर ये जो खत का जो मफरूजा बनाया गया और खत की सारी बात हुई है, तो अमेरिका का नाम बीच में आ रहा है, उनके सेक्रेटरी का नाम बीच में आया, तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात तो कैसे देख रहे हैं आप? जाहिर है स्ट्रेन नहीं होंगे। अमेरिका पहले ही नाराज था, अब वो ज्यादा नाराज हो जाएगा, क्योंकि आप अगर ओपनली उन्हें एक्यूज कर रहे हैं तो फिर सारी दुनिया में उनकी बदनामी भी तो होगी ना, कि ये हुकूमतें बदलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और कई लोग कहते हैं ये वो अमेरिकन करते भी हैं, और उन्होंने किया भी है जब उन्हें सूट किया। यानी चिली की जो हुकूमत थी एलांदे की, वो इलेक्ट होके आई थी, मार्क्सिस्ट थी, सीआई ने कू करा दिया वहां पे। तो अमेरिकन ये ईरान की जो हुकूमत थी वो ये MI6 ब्रिटिश और CIA ने मिलके उनका कू करवाया था। ये वो करते तो रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में कू उन्होंने करवाना चाहा था या नहीं, जो बातें हमें समझ आई हैं। अब ये कहते हैं कि नहीं जी, वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो ये हमारे मिलिट्री जनरल्स थे वो मानते हैं कि वाकई ये जो लेटर था वो पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी थी। ISPR वो कहते हैं, उन्होंने बयान दे दिया। आई हैव नॉट बीन एबल टू चेक ऑल दैट, लेकिन ये लेटेस्ट मैंने सुना है। आपने क्या सुना है कि व्हाट इज ISPR सेइंग? ISPR ने वो खाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की कि हमारे, उन्होंने ये नहीं कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे कोई बैरूनी साजिश है, इसके बारे में ये नहीं कहा, ये नहीं कहा।
और कुछ जर्नलिस्ट है पाकिस्तान को ये बात कह रहे हैं कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो कहते हैं कि हमारे पास मौजूद हैं, जब वो आते हैं तो देखते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से नहीं हुई कि इसके ओके, स्पेसिफिक इसके पीछे लाने के लिए कोई बैन लेकिन एक लेटर तो आया था, और लेकिन वो लिखा पाकिस्तानी एम्बेसडर एम्बेसडर ने। ने है शायद, या नोट्स लेके जो से कहते हैं। सर तो उसके पीछे भी मफरूजे हैं ना, कुछ कहते हैं कि ये पहले आया, कुछ कहते हैं खुद बाद में इसको पैराफ्रेज किया गया है, उसकी कोई कई बातें डाली गई हैं, तो वो बैकअप प्लान के तौर पे जो इन्होंने किया है, तो लगता तो ऐसे ही है कि कुछ ना कुछ खामी की है हुकूमत ने। इतना मुझे पता है कि जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं वो लेटर लिख के नहीं देते कि हम आपकी हुकूमत बुलवाना चाहते हैं। ये अलबत्ता जैसे मुझे समझ आती है, जब एम्बेसडर मिलते हैं तो खुल के बातें भी होती हैं। खाली यू ये कैन बात हुई कि क्लेम, अनडिप्लोमेटिक कुछ बात हो गई है उसके अंदर, बाकी इससे अलावा कोई और बात नहीं हुई। अगर हुई है तो अब वो, क्योंकि लेटर हमने देखा नहीं है, हम्म, कुछ लोग कहते हैं जी आपको भेज रहे हैं, हम अभी तक नहीं आया, मैंने देखा नहीं। तो व्हाट कैन आई से, लेकिन टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस दफा तो हद ही हो गई है। हम्म, बिकॉज एज फार एज आई अंडरस्टैंड, जो मैं पढ़ाता भी रहा हूं, once a vote of no confidence has been called, हम्म। the sitting government cannot find an escape route by calling new elections or whatever। हाँ जी, बेसिकली ये इन्होंने ये पॉइंट भी भी करके दिखा दिया है, ये कह के कि कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट पाकिस्तान। मगर मैं एक कुछ पाकिस्तान के जो वकील लोग हैं, लीगल लोग हैं, वो ये बात कह रहे थे कि जब रेजोल्यूशन आ जाए पार्लियामेंट में तो आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते, तो ये अच्छा, पॉइंट बेसिकली आ रहा है। डिसमिस किसे नहीं कर सकते? रेजोल्यूशन को जो पार्लियामेंट की कोई ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि एक दफा जब वो आ जाए हम्म, तो उसके बाद कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। या और क्या इस पे भी बहस हो रही है, पता नहीं आर्टिकल 6, कोई कहता है 69, कि क्या एक रूलिंग तो है ना कि जो आर्टिकल स्पीकर 69 69। 69 के उसकी जो फैसला है उसको कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसने विद इन हिज पावर्स ये फैसला दिया है, या उन्होंने अपनी पावर्स को अब्यूज किया है। हम्म, इस पे भी एक बहस बहस है ना। अगर तो विद इन हिज पावर उन्होंने किया है तो शायद एक लीगल आर्गुमेंट बन जाए। लेकिन इफ ही डजंट हैव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के एक बिल ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, तो उसके बाद ये नहीं हो सकता। हम्म। और अगर उन्होंने किया है तो देन ही इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर तो आर्टिकल 6 लगता है उनके ऊपर। वही ना। तो ऑल दिस विल नाउ बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आपको क्या लगता है क्या फैसला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का? अब ये कॉम्प्लिकेशन तो जो लेटेस्ट है वो तो बड़ी, इट वरीज मी अ लॉट। वो कहते हैं कि 90 दिन में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। हम्म, तो ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हम्म, है जी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये तो प्रोलॉन्ग कर जाएगा और इसके अंदर बहुत फजूल किस्म की सियासत हो सकती है। या धड़ेबाजी, जाके जला ये घेराव ना पथराव। धरने कर दो और पता नहीं क्या क्या कर दो। सो पाकिस्तान इज इन फॉर अ लॉट ऑफ ट्रबल। ये ना हो कि मेरे सुप्रीम अगेंस्ट कोर्ट या वर्ड। कुछ कहे आर्मी को कि यू कम इन टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, तो वो मार्शल लॉ तो नहीं होगी, लेकिन इट विल बी लाइक once again the army ensuring that the peace prevails। ये भी एक लाइकलीहुड तो है ना। लेकिन सर अगर आर्मी की हुकूमत आती है, विफाक जो आना मुश्किल है, अगर ना ही अल्लाह करे ना ही आए, लेकिन अगर आती है तो उसको भी फिर इंटरनेशनल लिटरेसी मिलना तो बहुत मुश्किल काम है ना, जैसे नहीं, म्यांमार। लेकिन एक बात है कि अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एनर्की, केओस हो रहा है, तो स्टेट की जो फाइनल सरवाइव करने की कैपेसिटी है वो तो उसकी आर्म्ड फोर्सेस ही होती है ना। हम्म, उनका काम एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकना और इंटरनल ब्रेकडाउन को भी रोकना है। हम्म। तो बुलाया जा सकता है उन्हें टू एंश्योर के पाकिस्तान कोलैप्स ना कर जाए। लेट्स होप ऐसा ना हो सर, जमहूरियत पन के लेट्स होप के ऐसे ना हो। जमहूरियत पन वी के हैव हैड इनफ ऑफ आर्मी इन पावर, आर्मी बिहाइंड द, सब जानते हैं पाकिस्तान में हेडक्वार्टर्स का फाइनल वर्ड है। मैंने ये अपनी किताब में भी लिखा है, गैरिजन स्टेट में, दैट द पाकिस्तानी डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट हैज वीटो पावर्स ओवर पाकिस्तान इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशंस। तो वो बात तो साबित हो जाती है। बट
I'm at the same time saying we have never had politicians who respect the constitution, who respect the procedures of democracy. So that all ultimately leads to the bureaucracy and the military stepping in to avoid complete breakdown of civil war ना हो जाए इन पागलों के दरमियान. तो डॉक्टर साहब, लेकिन जमहूरियत के लिए एक अवामी माइंडसेट भी जरूरी है, पॉलिटिशियन की ट्रेनिंग भी. तो अगर कोई 30 साल फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे मुल्क में आर्मी रही है, जमहूरियत रहती है, तो अवाम का भी माइंडसेट जमहूरी, पॉलिटिशियंस की भी ट्रेनिंग जमहूरी मामला में, तो ये मजीद एक इंस्टीट्यूशन मजबूत हो. हमारे यहाँ तो मॉब कल्चर हुआ है ना पैदा, जमहूरी कल्चर तो हुआ ही नहीं. इन्होंने कभी आके सिविल लिबर्टीज के लिए किया है अपना कोई एजिटेट, ह्यूमन राइट्स के लिए किया है? वो मशल खान बेचारे को मार दिया, ये मॉब्स ने कत्ल किया ना लोगों को. तो वही मॉब अगर पॉलिटिकल फॉर्म ले ले तो लब्बैक तहरीक बन जाती है, पीटीआई के जियाले वर्सेस पीएमएल के जियाले ये लड़ना शुरू कर देंगे. और ये कई दफा हुआ है. शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो मॉडल टाउन में गोली नहीं थी चल गई. वो कौन भट्ट था, बिल्ला भट्ट या क्या, गुल्लू भट्ट. तो ये गुंडागर्दी तो ये आम होती रही है. इस तरह नहीं होनी चाहिए. ये जमहूरियत नहीं है. मैंने बार बार कहा है, पाकिस्तान कल्चर इज मोबोक्रेसी. इट्स द मॉब पावर, द स्ट्रीट पावर ऑफ द, उसे आप रिफ-रैफ कह लें, उसे आप लंपन प्रोलेटेरिएट कह लें. वो जितना पहलवान है ना कन कटा, वो वहां पे बादशाह बन जाता है. हाँ जी, बाजा एंड साजा दे टेक ओवर. वो बेचारा शरीफ आदमी जो है वो क्या करे. मुझे याद है कि हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, मलिक साहब उनका नाम है. हाँ जी, मोहम्मद मालिक, पता नहीं क्या नाम है उनको. उन्होंने सवाल किया इससे द लेट खादिम हुसैन रिजवी से. तो उसने कहा, और तू की गल कर रहे हैं, तू इत्थे क्यों है जे तू इस्लाम दे, तू मेरे नाल क्यों नहीं खलोता. वो बेचारे को तू करके उसने अपनी जान बचाई. वो कोई शरीफ आदमी था, वेल ड्रेस्ड, एंड आई सी हिम समटाइम्स wearing glasses and all, middle aged, I think must be 60s. How can you deal with such characters from the street? बजाय वो कहता है कि आप गालियां क्यों देते हैं. वो कहता है तुम अगर वहां बैठे हो तो तुम्हें गाली मैं ना दूं तो क्या दूं. तुम अगर रसूल को मानते हो तो तुम तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए. सवाल मुझसे क्या तुम कर रहे हो कि तुम गालियां क्यों दे रहे हो. अब वहां पे अगर आप इस किस्म का माहौल होगा, और आपको पता है ये जो है इस्लामोफोबिया वाला, इसने ये भी मॉब साइकोलॉजी है ना, कि लोगों को इस्लाम के इस जज्बे में ले आना. इमरान खान ने अपनी ये जो है ना पॉपुलिज्म को बेलगाम बहुत किया है यार. इस्लामोफोबिया इज अ बकवास. इक्का दुक्का जो केस होते हैं वो दुनिया में कहीं भी होते हैं, और जमहूरी हुकूमतें जो वेस्ट के अंदर हैं वो उनको रोकती हैं. मैंने कभी इनकरेज करते नहीं देखा. तो आप उन पे तो इल्जाम नहीं ना दे सकते. और जितने फायदे मुसलमानों को, आप भी अमेरिका में रहते हैं, जो कामयाब लोग हैं उन्होंने घर बनाए हुए हैं, रांच रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या उनके पास है. यूरोप के अंदर भी ये है. इस्लामोफोबिया हो तो हमको तो पैक करके वापस पाकिस्तान ना आना पड़ जाए. इस्लामोफोबिया. और चीन के ऊपर जब लोग सवाल करते हैं तो ये चुप हो जाते हैं कि वी आर प्राइवेटली, उन्हें पता तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी इज जीरो ना. एग्जैक्टली. ये इनको नहीं करना चाहिए. ही शुड डू अब तो खैर ही इज नो लॉन्गर इन द प्राइम मिनिस्टर, एट लीस्ट फॉर अंटिल द न्यू इलेक्शंस. तब इन्होंने कुछ भी नहीं किया जिससे अवाम के मसाइल जो हैं वो कम होते हैं. ठीक है, इन्होंने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया था वो कामयाब रहा है. सो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द एफर्ट इन दैट सेक्टर. वहां पे एक कामयाबी इनकी है. बाकी इकोनॉमी, मुझे मेरे दोस्त कहते हैं जी दुकानें हम 1 लाख की जहां करते थे सेल, अब 5,000 हो जाए तो उस दिन हम घर जाके दिया जला लेते हैं दाता साहब जाके. ये बुरा हाल हो गया.
सर ये तो वरीसम फैक्टर है कि जो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे अगला इलेक्शन नहीं होगा, जो कि सब चाहते थे कैसा हो, अब ये गद्दारी के मामले में और वही ये ना, मेरे साथ हो इसके साथ हो, इस मामले में सर अब ये इलेक्शन होगा तो इसका या कुछ ये वो बेसिकली क्लेम तो करते हैं ना जी हमने इकोनॉमी को ये कर दिया है। अब एक और बात सुनी थी कि लाहौर के ऊपर एक लाहौर टाउन बन रहा है जो पता नहीं ऊंचा होगा, कई मिलियन वहां दरख्त लगेंगे। अब वो पता नहीं कहाँ होगा। मैं भी लाहौर लाहौर से वाकिफ हूँ और इसके इर्द गिर्द तो कोई पहाड़ है नहीं जो इतना ऊंचा हो जाएगा। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ऑल दीज आइडियाज हैव कम। मे बी आई नीड टू रिन्यू माई नॉलेज अबाउट लाहौर जियोग्राफी। ये कहाँ बनेगा? कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ जमीनों का जो है बंदर बांट हुई है और वहां पे बहुत करप्शन हुई है। आई एम नो जज, ये इनकी क्लेम्स की मैं बात कर रहा हूँ जो उन्होंने अपने बताए हैं ना। एक तो उन्होंने सच बताया है, सही बताया है कि ये जो उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये ठीक ठाक कहना चाहिए कि पाकिस्तान में ये जल्दी ऐसे नहीं फैला। हालांकि लोग जो इंटरनल स्टोरी बताते हैं वो बिल्कुल और है, लेकिन एनी हाउ जो उनका एफर्ट है वो मानना भी तो चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। ये मसला है। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा, व्हाट वी कैन डू टू अवॉइड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन द फ्यूचर? It all depends on what the Supreme Court now says. वो कोई प्रोसीजर निकालेंगे ना कि किसी तरीके से नॉर्मेलिटी वापस आ जाए until we have the elections and a new government is formed. इस पीरियड के अंदर ये जो है ना धरना वाला कल्चर और दोनों तरफ के ग्रुप एक दूसरे को कन्फ्रंट करें, ये नहीं होना चाहिए। वो सिविल वॉर अगर ना भी हो, लोकली तो क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं ना। उससे फिर मोहल्लों के अंदर, इलाकों के अंदर दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं। यार जमहूरियत का मतलब ये थोड़ी था कि आप पर्सनल जो है वो झगड़े वहां पे ले आए, माँ बहन की गालियां दें, ये वो। सो लेट्स होप के the Supreme Court comes up with some wise decision and a procedure जिससे normalcy if you want to call it किसी तरीके से रिस्टोर हो जाए। और इलेक्शन अगर 90 दिन में नहीं होते तो पूरा साल भी नहीं लटकाना चाहिए। as soon as possible वो हो जाने चाहिए। और अल्लाह करे हमारे को में जमहूरियत मजबूत हो। Let's hope. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much for being so My kind. pleasure. Thank you. Take care. All the best.